जय हिंद साथियों, तहसील डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। आज ये लेक्चर 2 है इन्फ्लेशन का। कल हमने जहाँ तक बात करी हुई थी लेक्चर 1 में, आज उनको 5 मिनट रिकैप कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखिए, अभी मुद्रास्फीति का चैप्टर चल रहा है। मुद्रास्फीति में मैंने आपको बताया हुआ था कि मुद्रास्फीति क्या होता है। सामान्य मूल स्तर में जब अनियंत्रित रूप से वृद्धि होती है तो उसे इन्फ्लेशन करते हैं, और मूल्य वृद्धि के कारण से इसको मुख्यतः 2 भागों में बांट करके हमने देखा था। एक तो मांग में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति आती है, दूसरा आपूर्ति में कमी के कारण। फिर हमने इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को भी पढ़ा था। महंगाई अंतर और डिफ्लेशनरी गैप, इनके बारे में बताया था। और एक शब्द से आपको रूबरू कराए थे, सकल मांग या फिर समग्र मांग, जिसको इंग्लिश में एग्रीगेटिव डिमांड बोलते हैं। और AD बराबर मैंने आपको फार्मूला भी बताया हुआ था, C+I+G+X-M, है ना। महंगाई अंतर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इनके बारे में भी मैंने चर्चा किया हुआ था, जैसे धन की आपूर्ति बढ़ जाना, उपभोग की प्रवृत्ति का बढ़ना, निवेश व्यय का वृद्धि हो जाना, राजकोषीय घाटा का बढ़ जाना, शुद्ध निर्यात का बढ़ोतरी हो जाना, है ना। ये सब महंगाई अंतर यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप को जन्म देता है। फिर मैंने आपको डिफ्लेशनरी गैप के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि इनके प्रमुख कारण जैसे कि धन की आपूर्ति कम हो जाना, कीमतों में और गिरावट की उम्मीद के द्वारा उपभोक्ताओं के द्वारा जो है विलम्ब से खरीदना, मतलब उसमें एक तरह से जो बचाव की सीमित प्रवृत्ति आ जाती है, तो वो भी कारण होता है। फिर निवेश व्यय में कमी आ जाता है, राजकोषीय समावेशन यहाँ से अच्छा से हो जाता है, शुद्ध निर्यात में कमी आ जाती है। इसे हम लोग डिफ्लेशनरी गैप का कारण मानते हैं। फिर मैंने आपको बताया था मुद्रास्फीतिकारी सर्पिल, मतलब इन्फ्लेशनरी स्पाइरल किसको बोलते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है तो जो श्रमिक होता है उनको जीवन जीने के लिए न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो मजदूरी की मांग करते हैं। और मजदूरी की मांग करेगा तो कोई जो भी फार्म उसको मजदूरी बढ़ा करके देगा, उसकी श्रम लागत बढ़ जाएगी, और जिस कारण से जो है कीमतों में वृद्धि होगा। इस कारण से हमें मुद्रास्फीति भी देखने को मिलता है। फिर मैंने आपको बताया हुआ था अपस्फीतिकार सर्पिल अर्थात डिफ्लेशनरी स्पाइरल, जिसमें बताए थे कि कीमत में कमी, अब फर्म को इससे कम लाभ होता है, कम लाभ होगा तो उत्पादन कम करेगा, उत्पादन कम करेगा तो जो वहाँ पर मज़दूर वर्क कर रहे होंगे उसको या तो निकालना पड़ेगा या तो उसके मजदूरी में कमी करेगा, जिस कारण से मांग में कमी आएगी, कीमत कम हो जाएगा, और यह चक्र चलता रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्फीतिकारी सर्पिल कहते हैं। फिर मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी कराया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन था कि क्वेश्चन ये है कि सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है। तो द्रव्य नहीं, यहाँ पर मुद्रा होगा, ठीक है। और ये समग्र मांग स्तर में गिरावट, फिर प्रभावी मांग में वृद्धि, इसका जो आंसर होगा वो D नंबर आंसर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और एक क्वेश्चन शायद मैंने आपको कराया हुआ था, एक यहाँ पर है कि आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास के लिए जो है सामान्यतः आप बोल सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि के लिए कौन सा सही है, तो स्फीति के साथ वो युग्मित होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो B नंबर होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे जैसे जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसको मैं उसी के साथ उसी टाइम पे एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर मैंने आपको डिमांड पूल इन्फ्लेशन बताया था, मॉनेटरी इन्फ्लेशन बताया था, कॉस्ट पूल इन्फ्लेशन भी बताया था, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन बताया था, मुद्रास्फीति के दर में कैसे वृद्धि होती थी, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया। चलिए आज कुछ नए टर्म के बारे में जानते हैं। एक होता है आपका रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो देखिए रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, देखिए इसका हिंदी तो सही से नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको हिंदी इसका याद ही रखना हो तो आप इसको बोल सकते हैं दमित मुद्रा स्फीति, ठीक है। दमित मुद्रास्फीति आप बोल सकते हैं इसको। तो रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। एकदम आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए युद्ध के दौरान, है ना, मान लीजिए युद्ध हो गया, तो युद्ध के दौरान जब सरकार, जब क्या करती है सरकार, यानी कि हमारा जो गवर्नमेंट है
वो क्या करती है, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राशन का कीमत, मतलब कीमत को नियंत्रित करने के लिए, चाहे वो राशन का कीमत हो या और भी कुछ हो, उन पे निगरानी करने लगता है। जब सरकारें इस नियंत्रण को हटा देती है तो कीमतों में क्या होता है, फिर हमें त्वरित वृद्धि देखने को मिलता है। तो इस तरह के मुद्रास्फीति को हम लोग क्या बोलते हैं, दमित मुद्रास्फीति। एक बार और सुनिएगा दोस्तों, फिर से मैं बोल रहा हूँ, युद्ध के दौरान गुड्स का जो मेनली तो राशन की कीमत बढ़ ना जाए, इसके लिए वो सरकार क्या करती है, उन पे नियंत्रण रखती है, उस पर कड़ी निगरानी बना करके रखती है ताकि उनके मूल्य में वृद्धि ना हो जाए। और जब सरकार क्या करती है, ये उसके बाद जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो क्या करेगा सरकार, उसके ऊपर से इसको हटाना पड़ेगा, है ना, नियंत्रण हटाना पड़ेगा। अब जैसे ही नियंत्रण उठाना पड़ता है तो क्या होता है, हमें उसके मूल्य में वृद्धि देखने को मिलता है। और जैसे ही हमें वृद्धि देखने को मिलता है तो जो व्यापारी होते हैं वो कीमतों में बढ़ाकर जो पहले जो घटा हुआ था, उनको उतना दिन से घटा हुआ था, व्यापार घटा हुआ था, तो उनके क्षतिपूर्ति करने के लिए वो गुड्स को क्या करते हैं, बढ़ा करके सेल करते हैं ना। तो इसके कारण जो इन्फ्लेशन आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दमित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ये वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मुद्रास्फीति के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो आपका है, एक होता है ना स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, देखिए स्टैगफ्लेशन को आप हिंदी ध्यान नहीं रख रहे दोस्तों, क्योंकि आपको एग्जाम में यूपीएससी में इंग्लिश को भी देखना है। हालांकि बोलेंगे तो इसको मुद्रास्फीति जनित मंदी भी बोल सकते हैं, मुद्रास्फीति जनित मंदी। ठीक है, और ये कब होता है समझिएगा, जब निरंतर मतलब लगातार उच्च मुद्रास्फीति रहता है, और उच्च मुद्रास्फीति रहने के कारण जो हमारा बेरोजगारी होता है ना, बेरोजगारी दर होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और साथ में जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्थिर हो जाता है। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। फिर से सुनिएगा दोस्तों, स्टैगफ्लेशन किसको बोलते हैं, यानी कि निरंतर उच्च मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप जो बेरोजगारी दर में वृद्धि होती है और साथ में विकास दर कम हो जाता है, इस स्थिति को हम लोग स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा स्टैगफ्लेशन का। देखिए यहाँ पे स्टैगफ्लेशन, इकोनॉमी है ना, स्टैग्नैंट मतलब स्थिर होता है, यानी कि जीडीपी स्थिर होता है, या फिर बढ़ता नहीं, या फिर कम हो जाता है ना। और एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो ये जो स्थिति बनती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये वाला स्टैगफ्लेशन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो दोस्तों आपका है वो है स्क्यूफ्लेशन। देखिए स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, अगर इसका हिंदी देखें, मैंने हिंदी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्यूफ्लेशन लिखा हुआ है ना। तो देखिए हिंदी अगर इसका लिखना ही चाहें तो आपका हो जाएगा तिरछापन मुद्रास्फीति। ठीक है, तो तिरछापन मुद्रास्फीति किसको बोलते हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ गुड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि कभी कभी उसका दाम बढ़ जाता है और कभी क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब उसका प्राइस बढ़ता है और घटता है। इन्हीं बढ़ने और घटने के कारण कभी इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी इन्फ्लेशन में कमी आ जाता है। तो इस तरह का जो स्थिति बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं, है ना। स्क्यूफ्लेशन मतलब तिरछापन, यानी कि अन्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति की दर समान रहते हुए किसी विशेष वस्तु का, यानी कि बोल सकते हैं आप कोई ऐसा वस्तु, कोई विशेष वस्तु का जब क्या होता है कि मूल्य में वृद्धि देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं इसका, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा स्क्यूफ्लेशन का। जैसे कि प्याज ले लीजिए, है ना, प्याज हो गया, कुछ समय में हमें आलू भी देखने को मिलता है, टमाटर, है ना। तो इन सब का प्राइस हमें समय समय पर भारत में जैसे दाल हो गया आपका, इन सब की महंगाई भारत में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है कुछ समय पर, और ये जो महंगाई बढ़ता है आप इसको बोल सकते हैं स्क्यूफ्लेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत जैसे देश में दाल, टमाटर, प्याज इन सब का महंगाई बढ़ना ये स्क्यूफ्लेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये समय समय पर क्या करते हैं, अपने प्राइस में इनका वृद्धि हो जाता है। ठीक है,
तो चलिए इसके बाद देखते हैं और क्या क्या है। अभी और भी बहुत कुछ हमें सीखना है यहाँ पे। मैं सारे चीज़ को मतलब इन्फ्लेशन से संबंधित जितनी चीज़ें हैं मैं सारे आपको करा दूँगा, एक भी कुछ भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, है ना। आप बस लगे रहिए इस पे, आपको बस रिवीजन करना है। तो देखिए अब इसके बाद एक और होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब मतलब जो हम लोग इन्फ्लेशन को मापते हैं, इन्फ्लेशन का जो मेजरमेंट करते हैं, यानी कि उसमें देखिए एक तो आपका हो जाएगा खाद्य खाद्य मतलब खाने वाली वस्तु, एक क्या हो जाएगा ऊर्जा। मतलब जब हम लोग इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, मापते हैं, तो उसमें खाद्य और ऊर्जा इनको भी क्या करते हैं उसमें जोड़ लेते हैं। तो इस तरह के इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। और हेडलाइन इन्फ्लेशन में आपने देखा होगा एक होता है सीपीआई होता है और एक आपका होता है डब्ल्यूपीआई, है ना। तो सीपीआई हेडलाइन या फिर डब्ल्यूपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। तो अभी हम इसके बारे में भी साथियों अलग से बात करेंगे। बस अभी आप ये समझिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है। मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है कि यह किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुल मुद्रा स्थिति का माप, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर कुल मुद्रास्फीति का जब हम लोग माप करते हैं, यानी खाद्य का भी, ऊर्जा का भी, और जो अन्य गुड्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन कितने तरह का हो सकता है, दो तरह का, एक सीपीआई होगा, एक डब्ल्यूपीआई होगा। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। अभी इन दोनों के ऊपर में बात करेंगे, अच्छे से डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसी में आपका एक होता है कोर इन्फ्लेशन, है ना। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, देखिएगा जो समग्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग कुल मुद्रा का जब स्थिति हम लोग मापते हैं तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। और हेडलाइन स्थिति में जब हम लोग खाद्य और ऊर्जा को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, ठीक है। जब उनको निकाल देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। याद रखना है कि कोर इन्फ्लेशन में क्या करते हैं खाद्य और ऊर्जा का जो मूल्य होता है उनको काउंट नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने। कोर इन्फ्लेशन हो गया। चलिए देखते हैं उसके बाद, देखिएगा यहाँ पर लिखा भी होगा आई थिंक डिफ्लेशन। यहाँ पर देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन होगा, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन, है ना, अनजस्टेड इन्फ्लेशन व्हाट कंज्यूमर एक्चुअली एक्सपेक्ट्स। मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको बोलेंगे, एक ऐसा इन्फ्लेशन जो क्या करता है कंज्यूमर एक्सपीरियंस करता है। मतलब कंज्यूमर इस बात को एक्सपीरियंस करता है कि उसके ऊपर कितना इन्फ्लेशन पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है कि वोलेटाइल प्रोडक्ट विच हैव शॉर्ट टर्म, है ना, फंक्शन आर रिमूव। मतलब वोलेटाइल जैसे कि खाद्य प्राइस में जैसे आलू वगैरह अभी देखें हम लोग, टमाटर, ये सब के कारण क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। फिर ऊर्जा हो गया, क्योंकि ऊर्जा पर हम दूसरे देशों पे निर्भर है ना, कच्चे तेल का आयात करते हैं, तो उसके कारण भी इन्फ्लेशन क्या होता है बढ़ जाता है। तो जो वोलेटाइल प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं इससे रिमूव कर देते हैं। और वोलेटाइल प्रोडक्ट को रिमूव करते उसके बाद जो इन्फ्लेशन निकलता है यानी कि रियल इन्फ्लेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। चलिए साथियों नेक्स्ट बात करते हैं। कोर इन्फ्लेशन हो गया आपका। एक आपका होता है रिफ्लेशन, ठीक है। देखिए ये रिफ्लेशन क्या होता है कि जैसे जब अपस्फीति होता है ना, आपने पढ़ा होगा, मैंने अभी शुरू में ही बताया हुआ था। अगर जिसने नहीं पढ़ा हुआ है पहला लेक्चर, वो पहले सबसे पहले पहला लेक्चर देखें, उसके बाद इसे देखें। तो जब अपस्फीति का कंडीशन बनता है, ठीक है, जब अपस्फीति होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, अपस्फीति हुआ, उसके मान लीजिए बेरोजगारी बढ़ा, इसलिए आरबीआई क्या करता है उस टाइम पे मतलब मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करता है। और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करके मतलब याद रखिएगा कि आरबीआई जो है मुद्रा का जो आपूर्ति है उसको क्या कर देता है बढ़ा देता है, वृद्धि कर देता है। क्यों करता है, ताकि क्या हो मुद्रा जो अर्थव्यवस्था है हमारा उसको प्रोत्साहित करे। और सरकार करों को भी क्या कर देती है कम कर देती है। और इससे क्या होता है फिर कर कम हो गया और सरकार आरबीआई क्या किया, आरबीआई ने मुद्रा को बढ़ा दिया मार्केट में। अब होगा क्या कि लोगों के पास पैसा जाएगा, और जैसे लोगों के पास पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा मांग बढ़ेगा, सार्वजनिक मांग बढ़ेगा।
और फिर राजकोषीय प्रोत्साहन देने का भी प्रयास करती है इस स्थिति में सरकार। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम किया जाता है। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेशन, ठीक है। और इसके कारण ये सब कार्रवाई करने के कारण जो इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए एक और वर्ड है उससे भी थोड़ा सा परिचित हो जाते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। एक सेकंड दोस्तों, वर्क नहीं कर रहा है थोड़ा सा पेन, वेट। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, हमारा है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। देखिए स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि सरकार जो है मतलब विशेष आर्थिक प्रणाली से संबंधित जब मुद्रास्फीति को खत्म करने हेतु आर्थिक नीति में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। फिर सुनिएगा, जब विशेष आर्थिक प्रणाली से संबंधित मुद्रास्फीति को खत्म करने के लिए आर्थिक नीति में पूर्ण रूप से परिवर्तन की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिएगा, जैसे किसानों के लिए सरकार गेहूं या चावल के लिए एमएसपी में निरंतर बदलाव करती रहती है, लेकिन दाल में ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से दाल में महंगाई बढ़ जाती है। वहीं पर अगर आप जैसे एपीएमसी में सुधार नहीं हो पाया, जिस कारण से गुटमत्ती और जमाखोरी के क्षेत्र होता है, तो उस कारण से सब्जियों में फिर मुद्रास्फीति हमें देखने को मिलता है। तो जब वैश्विक स्तर पे या फिर जब कच्चे तेल की कीमतों गिर जाती है तो सरकार अपनी योजनाओं हेतु अधिक पैसा एकत्रित करने के लिए क्या करती है कि अलग से टैक्स लगाती है उसमें, जैसे उत्पाद शुल्क या फिर वैट, ये सब बढ़ाती रहती है, जिस परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं हो पाया है। तो इसके कारण इन सब मेजरमेंट के कारण जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं। फिर देखिए उसके बाद जो आपका है ना, होर्डिंग इन्फ्लेशन है। होर्डिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, इसको संग्रह मुद्रास्फीति भी बोल सकते हैं, होर्डिंग इन्फ्लेशन को हिंदी में, ठीक है। जब भारी मात्रा में वस्तुओं को एकत्रित करके कीमत में वृद्धि करी जाती है और फिर बाज़ार में उसको लाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं होर्डिंग इन्फ्लेशन। फिर से सुनिएगा दोस्तों कि भारी मात्रा में जब वस्तुओं को एकत्रित करके कीमतों में वृद्धि करके उसके बाद उसको बाज़ार में लाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होर्डिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। फिर आपका जो है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होता है, आयातित मुद्रास्फीति, है ना। जब देखिए विनिमय दर की कीमतों में वृद्धि होता है ना, तो उस कारण से क्या होता है कि इन्फ्लेशन आता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग तेल पे निर्भर होते हैं, तो तेल का दाम बढ़ जाता है, तो उस कारण से भी हमारे यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस का प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो ये सब हो रहा है ना, मुद्रास्फीति जनित जो मंदी है या फिर इनके कारण जो मंदी उत्पन्न होता है, उसके लिए सरकार क्या करती है या उसके क्या कारण हो सकते हैं, है ना, इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ और कारण होते हैं, जैसे वृद्धि मतलब मूल्यों के वृद्धि में मुद्रास्फीति के और भी अलग अलग कारण होते हैं। जैसे मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर बोल देता हूँ, हालांकि आप लोगों ने शायद पढ़ा ही होगा, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है ना। एक होता है क्रीपिंग, एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, जब या इसको मंद मुद्रास्फीति भी बोलते हैं, यानी कि जब हमारा इन्फ्लेशन 2 से ±4 इस बीच में रहता है, यानी कि 4% प्रति वर्ष अगर इन्फ्लेशन रहे तो उसको हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और ये जो है, ये इन्फ्लेशन जो है रोजगार के सृजन और आर्थिक विकास हेतु सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। एक तो हो गया आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दूसरा होता है सामान्य गति इन्फ्लेशन। सामान्य गति इन्फ्लेशन या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रनिंग, ठीक है। रनिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब आपका इन्फ्लेशन 4% से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, ठीक है, या फिर 4% से डायरेक्ट 2 गुना हो जाए, 8% हो जाए, तो इस तरह के स्थिति को सामान्य गति मुद्रास्फीति या फिर रनिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से देखिए बढ़ते जा रहा है, 4 से 8 हो गया। उसी तरह से एक और होता है हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन। ये हाइपर इन्फ्लेशन या फिर इसी का एक और नाम है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, या फिर इसको अति मुद्रास्फीति बोल सकते हैं। अति मुद्रास्फीति क्या होता है, जब मुद्रास्फीति का दर 20% से क्या हो जाए, अधिक हो जाए,
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैलोपिंग या फिर हाइपर इन्फ्लेशन या फिर अति मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। इसका कुछ एग्जांपल भी है, जैसे हम जो कि हमें विश्व में अलग अलग जगह देखने को मिला। जैसे वर्साई की संधि जब हुआ था उस टाइम जर्मनी में 20 से 100% का इन्फ्लेशन देखने को मिला था। कभी कभी तो ऐसा हुआ था कि 10,000 तक का इन्फ्लेशन वहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, तो ये उसी तरह से वेनेजुएला में, जिम्बाब्वे में ये स्थिति अभी भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये कुछ इन्फ्लेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस है ना, उनको लगाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे जो आपके यहाँ से संबंधित है। ठीक है साथियों, वीडियो को आपको रोकना है और उसके बाद रोक करके आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है, ताकि चलिए देखिए, एक यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है। मतलब इन्फ्लेशन जो है, इनमें से कौन सा कारण हो सकता है जिससे कि इन्फ्लेशन सबसे अधिक बढ़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहला है कि लोक ऋण की चुकौती, ऋण चुकाएगा तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पहला है। दूसरा, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋण दान, ऐसा। फिर बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋण दान, और उसके बाद बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। देखिए मैंने कहा था ना कि जब आरबीआई बहुत ज़्यादा मुद्रा को अगर छाप देती है तो उसको हम लोग, उसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन। अगर नई मुद्राओं का सृजन होगा तो उससे क्या हो सकता है कि स्फीतिकारी इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना होती है, वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये जो 84 नंबर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है दोस्तों। इसके बारे में मैंने अभी बताया था कि सरकार जब मुद्रास्फीति के लिए नई मुद्रा का सृजन करता है तो उसके कारण से भी क्या होती है कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, और मुद्रास्फीति अगर बढ़ती है तो फिर उनका एक कारण ये भी है नई मुद्राओं का छापना। उसके अलावा भी अन्य बहुत सारे कारण आपको बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जो है, इसी में एक और बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और है, उसके बारे में समझते हैं, मुद्रास्फीति का आधार प्रभाव। ठीक है, मुद्रास्फीति का आधार प्रभाव, या फिर इसको हम लोग बेस इफेक्ट भी बोलते हैं। अब बेस इफेक्ट क्या होता है, इस चीज़ को मैं आपको एक न्यूमेरिकल से समझाऊंगा। मान लीजिए कि आपके 1 केजी टमाटर है, ठीक है, और 1 केजी का टमाटर जो है वो 100 रुपया है, और ये जो 100 रुपया है, सपोज करिए ये 2020 में था आपका। ठीक है, और फिर जो है ये इसी का प्राइस 110 रुपया हो गया, ये हो गया आपका 2021 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर और मैं बोलूँ 2021 हो गया, अगर मैं बोलूँ 120 रुपया हो गया आपका 2022 में। ठीक है, अब आप देखिए कि इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर हमें कितना रुपया बढ़ा हुआ दिख रहा है, 10 रुपया, 100 से 110 रुपया हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए बढ़ा हुआ हमको कितना दिख रहा है, 10 रुपया ही बढ़ा हुआ दिख रहा है ना। लेकिन दोनों में जो इन्फ्लेशन रेट है वो डिफरेंट होगा। 2020 से 2001 में जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो कितना होगा, 10%। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए 10 रुपया बढ़ा तो 10 बाई 100 पे बढ़ा इंटू कितना 100, कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। उसी तरह से यहाँ 110 रुपया पे अब 120 रुपया हो रहा है, यानी कि यहाँ भी 20 रुपया, 10 रुपया ही बढ़ा हुआ है, लेकिन कितना पे, 110 रुपया पहले था। मतलब अब जो इसके लिए आधार ये है, अब फिर ये करना है। ठीक है, 100 रुपया, सॉरी 120 हो जाएगा नीचे आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 110। फिर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ जो आंसर आएगा वो 9.09% आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो हमें इन्फ्लेशन 10% देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, 9.09% देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये आधार वर्ष अब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब आधार वर्ष हमें, यानी कि 2010 यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, सॉरी कितना, 2020 की तुलना में 2021 में 10% का इन्फ्लेशन रेट है, वहीं पर 2022 में हमें कितना देखने को मिलता है, 9.09% हमें देखने को मिलता है। और ये जो होता है ये किस कारण से होता है, तो आधार वर्ष प्रभाव इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था
यूपीएससी 2011 में, उन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मैं निकाल रहा हूँ क्वेश्चन साथियों, ये देखिए ना, यहाँ पर है क्वेश्चन। क्या है देखिए, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप्य कभी कभी आधार प्रभाव, देखिए है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। आधार प्रभाव क्या है, अब आपको से पूछा गया है कि ये आधार प्रभाव जो है ये क्या है, आपको बताना है कि ये आधार प्रभाव क्या है। तो आधार प्रभाव क्या है, आप ही सोचिए, क्या ये फसलों के खराब होने की आपूर्ति से उग्र उत्पन्न प्रभाव है, तो नहीं है। या तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है, तो नहीं, मांग का भी नहीं। या विगत वर्ष के कीमतों पर स्फीति दर की गणना, मैंने कहा ना अभी विगत वर्ष पे, देखिए यहाँ पर अभी समझाया हुआ है न्यूमेरिकल कि विगत वर्षों पे हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं इसको, ठीक है। यहीं पर अभी बताया था, शायद मैंने मिटा दिया उसको, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। तो समझ में आ गया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और डी तो होगा नहीं, डी में देखिए, डी में क्या बोला गया है, डी में बोला गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, जबकि यहाँ पर सी नंबर हमारा सही है साथियों। अब इसी लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और कुछ चीज़ें बचा हुआ है। कल ये एग्जैक्ट ख़त्म हो जाएगा, कल मैं सारे इसी चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा इन्फ्लेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम मॉनेटरी पॉलिसी को स्टार्ट करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।